हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति को पहले हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, इसके बारे में तथ्यों का अध्ययन करेंगे, देन इसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और यहीं पर बेहतर रिवीजन भी हो जाएगा। तो इससे पहले के सेशन में हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हमारी ये 8th क्लास रहने वाली है। इससे पहले हमने डिस्कस किया है मॉडर्न हिस्ट्री में यूरोपीय भारतीयों का आगमन, बंगाल के नवाब, ईस्ट इंडिया कंपनी, सिख धर्म, आंग्ल मराठा और मैसूर युद्ध, साथ ही साथ गवर्नर जनरल वायसराय, और उसके बाद हमने पढ़ा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये जो श्रृंखला चलाई जा रही है, तो ये आपके सभी कम्पिटेटिव एग्जाम लाइक आप बीपीएससी, आरओ, एआरओ, केवीएस, पीआरटी, DSSB, सीटेट जूनियर के साथ साथ आप बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो या फिर आप तैयारी कर रहे हो आरओ, एआरओ की, तो कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक करना चाहते हो, आपके लिए ये श्रृंखला जीके के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को पूरी तरीके से समझने और याद करने और साथ ही साथ रिवीजन करने के लिए इस श्रृंखला से ज़रूर जुड़िए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जा रहा था, इससे पहले कौन सी बंदूक प्रयोग में लाई जाती थी, तो आंसर हो जाएगा ब्राउन बेस। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो इसके बारे में बताया गया है कि इसका प्रशिक्षण डमडम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाता था। इसका प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता था? डमडम में, अंबाला में और सियालकोट में। इस राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था, यानी कि जो आपका बोल सकते हैं कारतूस था, उसका जो ऊपरी भाग था चलाने के लिए इस प्रकार से, तो उससे क्या किया जाता था? मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जाँच के लिए तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। प्रश्न पूछा जाएगा 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, तो चर्बी लगे कारतूस को मुंह से काटना पड़ता था, जो कि उनके धर्म को भ्रष्ट करने के समान था। इसलिए जो है 1857 की क्रांति हुई। फिर है 29 मार्च 1857 को बैरकपुर के सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुटेट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। यानी मंगल पांडे ने क्या किया कि मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में जो छावनी थी, वहाँ के सैनिक थे, कौन थे, तो मंगल पांडे थे, और इन्होंने अपने एजुटेट की हत्या कर दी थी और अंग्रेजों द्वारा 34वीं NI रेजिमेंट भंग कर दी गई और अपराधियों को दंड दिया गया। यानी कि किस रेजिमेंट में थे, तो 34वीं NI रेजिमेंट में थे। इन्होंने किसकी हत्या की, तो अपने ही एजुटेट की हत्या कर दी। कब कर दी, तो 29 मार्च 1857 को। कहाँ पर, तो बैरकपुर की छावनी में। नेक्स्ट देखेंगे 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थीं, जिनसे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फट पड़ा। एंग्लो इंडियन इतिहासकारों ने सैनिक असंतोषों तथा चर्बी वाले कारतूसों को ही 1857 के महान विद्रोह का सबसे मुख्य तथा महत्वपूर्ण कारण बताया। तो अब यहाँ से आपसे कथन निष्कर्ष से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कथन कारण से पूछे जा सकते हैं कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो बात की जाए तो चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करना। देन अगर बात की जाए और क्या था, तो उसके कारण अगला था कि जो ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थी, इनसे परेशान होकर के 1857 की क्रांति को जो है होना पड़ा। नेक्स्ट देखेंगे सैनिक असंतोष था, और ये किसने बताया, तो एंग्लो इंडियन इतिहासकार ने, क्योंकि हर इतिहासकार और हर व्यक्ति के अनुसार 1857 की क्रांति का कारण अलग अलग भी रहा है। नेक्स्ट देखेंगे 1857 के महान विद्रोह का सबसे मुख्य महत्वपूर्ण ये कारण बना, और साथ ही साथ आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने यह सिद्ध किया कि चर्बी वाले कारतूस ही इस विद्रोह का एकमात्र कारण अथवा सबसे महत्वपूर्ण कारण नहीं था। अब देखिए एंग्लो इंडियन इतिहासकार कहते हैं कि चर्बी वाले कारतूस
और सैनिक असंतोष से ये 1857 की क्रांति का परिणाम बनी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आधुनिक इतिहासकारों की, तो उन्होंने सिर्फ यही कारण एक नहीं माना है। चर्बी वाले कारतूस और सैनिक का विद्रोह तो केवल एक चिंगारी था। वह ऐसा मानते कि यह एक सिर्फ चिंगारी थी। उन समस्त विस्फोटक पदार्थों में जो राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कारणों से एकत्रित हुए थे, आग लगा दी गई थी और जिसने दावानल का रूप धारण कर लिया था। तो अगर एंग्लो इंडियन इतिहासकारों की बात की जाए तो वह इसे सैनिक असंतोष और चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग के कारण ही 1857 की क्रांति को मानते हैं। वहीं अगर आधुनिक इतिहासकारों की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि यह तो सिर्फ एक चिंगारी थी। इसके पीछे का जो पूरा लावा था, विस्फोट था, वह था अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई नीतियों से जो राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक शोषण हो रहा था, उसके कारण ये क्रांति हुई थी। नेक्स्ट अगर बात की जाए 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ, कब हुआ, तो 10 मई को मेरठ से यह 3री कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूस को छूने से इनकार कर दिया था, खुलेआम बगावत कर दी थी, अपने अधिकारियों पर गोली चलाई थी, अपने साथियों को मुक्त करवाया और दिल्ली की ओर लेकर चल पड़े। यानी कि ये क्रांति हुई कब थी, तो ये क्रांति हुई थी 10 मई। और कहाँ पर हुई थी, तो मेरठ में हुई थी। क्रांति में क्या हुआ कि चर्बी वाले कारतूस को छूने से मना कर दिया, साथ ही साथ वहाँ के अधिकारियों को गोली मारी और जितने भी उनके साथी बंदी बनाए गए थे, जो कि पहले मंगल पांडे ने जब गोली चलाई थी उस समय जो साथी बंदी बनाए गए थे, उनमें से कुछ साथियों को छुड़ाते हुए ये सभी कहाँ की ओर चल दिए, दिल्ली की ओर। जनरल हैविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु उसने इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार सैनिक का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था, तो कमल और रोटी। ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो कमल का फूल, और रोटी क्या था, इसका प्रतीक चिन्ह था। अगली तरफ बढ़ेंगे और अगला हमें बताया गया है कि बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी कौन थे, तो खान बहादुर। यानी कि बरेली में रुहेलखंड से जो भूतपूर्व शासक थे वह थे, उनके उत्तराधिकारी कौन हुए, तो खान बहादुर हुए। 1857 की रहनुमाई की, मतलब इन्होंने उसकी क्या की, अगुवाई की। 1857 की क्रांति का इन्होंने नेतृत्व किया। कहाँ से किया, बरेली से किया। किसके उत्तराधिकारी थे, तो भूतपूर्व शासक जो रुहेलखंड के थे उनके उत्तराधिकारी थे। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय पद पर नियुक्त किया। रानी लक्ष्मीबाई, जिनका मूल नाम मणिकर्णिका था, उनका जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलधरा में हुआ, जो वर्तमान में वाराणसी में है। उनके पिता मोरोपंत झांसी के महाराजा गंगाधर राव के दरबार में गए। उस समय महारानी लक्ष्मीबाई की उम्र 13 वर्ष या 14 वर्ष थी। उनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ। उनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकार के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, तो डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत से 1854 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। तो हम यहाँ से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको फटाफट से देखते हुए चलेंगे। तो हमने एक बार सारी चीज़ों को पढ़ लिया। अब हम देखेंगे बरेली से कर रहे थे नेतृत्व तो खान बहादुर। वहीं रानी लक्ष्मीबाई की बात की जाए तो ये कौन थी, तो इनका मूल नाम मणिकर्णिका था, जिनका जन्म 9 नवंबर 1835 को हुआ। इनके पिता का नाम मोरोपंत था। मोरोपंत जी ने इनका विवाह किसके साथ किया, तो मोरोपंत जी ने इनका विवाह कर दिया था झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ। गंगाधर राव की ये विधवा हो गई और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इनके कोई भी उत्तराधिकार, यानी कि इनका कोई भी मूल पुत्र नहीं था, जिसके चलते डलहौजी ने उस समय चलाया था व्यक्तिगत नीति का सिद्धांत, यानी कि जिसके भी कोई अपना उत्तराधिकारी नहीं होगा, उस राजा की, उस साम्राज्य की सारी जो भी चीज़ें हैं वे किसके अंतर्गत आ जाएंगी, तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आ जाएंगी। और ऐसा करते हुए उसने झांसी को भी अपने अंदर विलय कर लिया था। झांसी में जून 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह की श्री गणेश हुआ। यानी कि 1857 की क्रांति की अगर बात की जाए तो जून 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ और जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वे वीर गति को प्राप्त हो गई। यानी कि उन्होंने हार नहीं मानी और गंगाधर राव के साम्राज्य को बचाने का पूरा अथक प्रयास किया, क्योंकि उनका साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आ चुका था व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत, और उन्होंने इस 1857 की क्रांति में भाग लिया। भाग लेने के साथ ही साथ उन्होंने जनरल ह्यूरोज से लड़ाई की और ह्यूरोज से लड़ते हुए उनकी जो वीर गति हो गई थी वह कब हुई थी, तो 17 जून 1858 को। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज
ने क्या कहा था कि विद्रोहियों में यह सोई हुई औरत अकेली मर्द है। तो ह्यूरोज ने क्या कहा था कि जितने भी भारतीय विद्रोही हैं उन सब में से ये क्या है, तो ये एक औरत अकेली मर्द है। तो इन्हें मर्द की संज्ञा किसने दी थी? जनरल ह्यूरोज के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट देखेंगे लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? तो लखनऊ में 30 मई 1857 को विद्रोह प्रारंभ हो गया, जिसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे बिरसिज कादिर को नवाब घोषित किया। यानी कि इनका बेटा कौन था? तो इनका बेटा था बिरसिज कादिर, और जो कि अल्पवयस्क था, अभी वयस्क नहीं हुआ था, उसको इन्होंने नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अंत में 21 मार्च 1858 को कैंपवेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। यानी इन्होंने लखनऊ को बचा लिया अब, और लखनऊ को बचाने के साथ ही साथ दोबारा फिर से इन पर हमला किया गया। किसने किया? तो कैंपवेल ने किया, और पुनः लखनऊ को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। कानपुर से 5 जून 1857 को नाना साहब नेतृत्व कर रहे थे, जो कि पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति कमांडर इन चीफ यानी कि तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे। तो नाना साहब के सलाहकार कौन थे? अजीमुल्ला खान। इन्होंने नाना साहब के सचिव के रूप में भी कार्य किया। इन्हें क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि तात्या टोपे की बात की जाए तो इनका मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था। वहीं 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता रहे। इनका जन्म महाराष्ट्र के योल गांव में हुआ था। इनके विषय में विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया। वे पारो के जंगल में अपने कैंप में शयन कर रहे थे। यानी कि जो आपके तात्या टोपे जी हैं, उन्हें अपने ही मित्र से धोखा मिला। मित्र का नाम मान सिंह था, और जिस वक्त ये अपने कैंप में शयन कर रहे थे उस समय इन्हें अंग्रेजों से पकड़वा दिया गया। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया। सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई, और 1857 को जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले यानी जो कि वर्तमान में भोजपुर जिला के जगदीशपुर से संबंधित थे। अब यहाँ पर तात्या टोपे और नाना साहब की जो कहानी है वो थोड़ा रुकेगी, और यहाँ की कहानी कहाँ पर शुरू हो जाएगी? अब कहानी शुरू होगी 1857 में। जगदीशपुर से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो जगदीशपुर से कर रहे थे कुंवर सिंह, और जो कि बिहार के किस क्षेत्र से कर रहे थे? तो शाहाबाद, जो कि वर्तमान में भोजपुर के नाम से जाना जाता है। अब इनकी कहानी क्या होती है कि असम में 1857 की क्रांति के समय दीवान मनीष राम दत्त ने वहाँ अंतिम राजा के पौत्र कंपदेश्वर सिंह को राजा घोषित किया। यानी असम से कौन नेतृत्व कर रहा था? कि मनी राम दत्त वहाँ के जो कि अंतिम राजा थे, उनके पौत्र कंपदेश्वर सिंह को राजा घोषित किया। विद्रोह की शुरुआत हुई, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। यानी कि मनीराम को फांसी दे दी गई थी। असम से कौन नेतृत्व कर रहा था? मनीराम। आबुआ के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया, और मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद से, अब फैजाबाद से कौन कर रहा था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसकी, अंग्रेजों ने कट्टर दुश्मन थे, मूलतः तमिलनाडु के अर्काट के रहने वाले थे ये, और वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। यानी कि ये मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? तो तमिलनाडु के अर्काट के रहने वाले थे, और फैजाबाद में आकर के बस गए थे। कौन? अहमदुल्ला शाह। और यह फैजाबाद से जो है नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि, किसने कहा? अहमदुल्ला शाह ने कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। नेक्स्ट बात आती है इनके बारे में, अंग्रेजों ने क्या कहा? अब ये तो इन्होंने अंग्रेजों के बारे में कहा। अहमदुल्ला शाह ने क्या कहा? कि सारे काफिरों एक हो जाओ और इनको यहाँ से खदेड़ के भगा दो। ये अहमदुल्ला शाह ने अंग्रेजों के बारे में कहा। अब अंग्रेजों ने इनके बारे में क्या कहा? वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण, क्या कहा? वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। कौन है? अजीमुल्ला शाह। नेक्स्ट देखेंगे, इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम भी रखा था। तो सोचिए उस समय के 50,000 रुपये का मतलब है बहुत बड़ी रकम। आज के हम 5 करोड़ भी कह सकते हैं। तो उस समय इनको गिरफ्तार के लिए 50 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया था। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। प्रश्न पूछा जाएगा कि 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखने वाला व्यक्ति कौन था? तो मिर्जा गालिब थे। 27 दिसंबर
1797 को आगरा में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हो गई थी। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की, यानी कि इसमें कुछ व्यक्ति ऐसे भी रहे, कुछ रजवाड़े ऐसे भी रहे जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध नहीं बल्कि उनका सहयोग किया, जिसका कारण था कि 1857 की क्रांति विफल भी हुई। तो ग्वालियर के जो सिंधिया थे उन्होंने इनकी सहायता की। साथ ही साथ ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की। संकट के समय में कैनिंग ने कहा कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाएं तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। यानी कि आपका जो कैनिंग था उसने क्या कहा कि 1857 की क्रांति में अगर कहीं सिंधिया भी शामिल हो गए भारतीयों के साथ तो मुझे कल ही यहाँ से गोल होना पड़ेगा। तो 1857 के विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए थे, जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था, फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को यह अपनी लपेट में नहीं ले सका। दक्षिण भारत, पूर्वी पश्चिमी भारत में अधिकांश भागों में यह नहीं फैल पाया। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला नाभा और जींद के सिख शासक, पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार अपनों ने ही जो है देश को लूटने में मदद की है। और उसमें नाम किनका आता है तो उनमें नाम आता है सिंधिया का, जो कि ग्वालियर के थे, इंदौर के होलकर थे, हैदराबाद के निजाम थे, जोधपुर के राजा थे, भोपाल के नवाब थे, पटियाला नाभा और जींद के सिख शासक थे, और साथ ही साथ पंजाब के दूसरे भी सिख सरदार थे, और कश्मीर के महाराजा भी इनके साथ मिले हुए थे। और यही कारण था कि 1857 का विद्रोह कैसा हो गया, फेल हो गया, क्योंकि जब अपने ही घर का कोई व्यक्ति क्या होता है, भेद दे देता है, तो बाहरी व्यक्ति कभी भी हमें जो है लूट सकता है। तो इसी कारण यह जीत गए और हमें हार का सामना करना पड़ा। अनेक सरदारों ने इनकी मदद की। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना ये तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। तो देखिए कैनिंग बार बार क्या कह रहा है, कैनिंग कह रहा है कि अगर ग्वालियर के सिंधिया साथ नहीं देते तो मुझे बिस्तर अगले दिन ही गोल करना पड़ता। फिर ये कह रहा है कि ये सभी सैनिक और सरदार अगर मेरा साथ नहीं देते तो तूफान, इन्होंने क्या किया, 1857 की क्रांति जो कि एक तूफान का रूप ले चुकी थी, उसके आगे एक बांध की तरह कार्य किया और मुझे बचा लिया, वरना ये एक ही लहर में मुझे बहा ले जाते। तो हम समझ सकते हैं कि 1857 की क्रांति कितनी भयंकर और भीषण रही होगी, और वह विफल कभी भी नहीं होती यदि हमारे अपने ही व्यक्ति उनका साथ नहीं देते। नेक्स्ट है 1857 शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जो इस महासागर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। महासंग्राम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, महासंग्राम। तो महासंग्राम की सफलता क्यों नहीं हुई, तो पहला तो था कि कई राजा और रजवाड़ों ने इसका साथ नहीं दिया, वहीं शिक्षित वर्ग ने भी इसका साथ नहीं दिया। कारण क्या था तो उसको भी जान लीजिए। इस समय गवर्नर जनरल कैनिंग था। विद्रोह के समय कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बना दिया था। 1857 की क्रांति के समय आपातकालीन मुख्यालय कहाँ बनाया गया था, तो इलाहाबाद में बनाया गया था। किसने बनाया था, कैनिंग ने बनाया था। इसने कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। ये क्या था, तो अंतिम गवर्नर जनरल था और साथ ही साथ ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय भी था। तो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बनने वाला व्यक्ति कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट द्वारा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो कि 1856 में कैनिंग के समय में ही पारित हुआ था। तो ये एक प्रमुख कारण बन सकता है कि शिक्षित वर्ग इनका विरोध नहीं कर रहा था, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता था कि हमारे देश में, हमारे धर्म में, हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको खत्म करने का कार्य अंग्रेज कर रहे हैं, जिसका उदाहरण है कि विधवा पुनर्विवाह कैनिंग के ही समय में 1856 में समाप्त हो गया। दूसरा बात क्या आता है कि 1857 के विद्रोही में भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से तथा ब्रिटेन में इंडियन म्यूटिनी के नाम से अभिहित किया गया। क्या कहा गया कि इसको 1857 की क्रांति को भारत में कहा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और वहीं ब्रिटेन में से कहा गया इंडियन म्यूटिनिटी। नेक्स्ट देखेंगे
उस समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरिस थे जो कमांडिंग ऑफिसर थे। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, विस्कॉन्ट पार्मस्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। यानी कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो पार्मस्टन कौन थे? पार्मस्टन थे। नेक्स्ट देखेंगे 55 से 58 और 59 से 65 ईस्वी तक यह रहे। साथ ही साथ 57 के विद्रोह की असफलता का प्रमुख कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। यानी कि जो योजनाएं थी वो सामान्य थी और केंद्रीय संगठन मजबूत नहीं था। नेतृत्व कार्य भी मजबूत नहीं थे। विद्रोहियों ने नेताओं को कई संगठनों की भावना देखने में नहीं आई। उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। अनुशासन की कमी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करने लगते थे। यानी कि कोई अनुशासन, कोई नेतृत्व इतना सटीक और इतना सार्थक नहीं था कि जिसके आगे चलने से सभी सैनिक उसके कही हुई बात को माने। तो कभी कभी तो सैनिकों में इतना विद्रोह हो जाता था कि वे दंगाइयों की तरह कार्य करने लगते थे। एक निश्चित कोई नियम नहीं था, निश्चित योजना नहीं थी, निश्चित कोई प्लान नहीं था जिसके चलते ये जो है व्यवस्था फेल हो सके। नेक्स्ट अगर देखेंगे उनके एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज तथा अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। यानी हम क्रांति क्यों कर रहे हैं, किन कारणों से कर रहे हैं, क्रांति से क्या होगा, क्रांति खत्म होगी तो हमें क्या सफलताएं मिलेंगी, क्रांति अगर बनी नहीं की जाएगी तो हमें क्या दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें झेलनी पड़ेंगी, ये चीज़ें काफ़ी स्पष्ट नहीं थी। क्योंकि भारत इतना बड़ा क्षेत्र था और कहा जाए तो प्रचार और प्रसार का भी अभाव था और उसमें भी हमारे कुछ अपने ही लोग हमें साथ नहीं दे रहे थे। शिक्षित वर्गों को लग रहा था कि अंग्रेज अच्छा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ चल रही थी तो प्रचार का भी अभाव होने के कारण ये जो है क्रांति असफल हो गई। नेक्स्ट 14 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में सर जनरल जॉन निकलसन घायल हुआ और 23 सितंबर 1857 की उसकी मृत्यु हो गई। तो सर जॉन निकलसन अगर बात की जाए तो कब घायल हुआ? 23 सितंबर 1857 को इसकी मृत्यु हो गई। किस क्रम में हुई? तो दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में हुई। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी रेजिमेंट की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक तथा जनरल नील की मृत्यु हो गई। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से किस जनरल की मृत्यु लखनऊ विद्रोह के दौरान हो गई थी? तो कौन कौन आ जाएंगे आपके? हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक तथा जनरल नील। तो याद रखेंगे हैवलॉक, लॉरेंस और नील, 3 लोगों की मृत्यु लखनऊ विद्रोह को दबाने के कारण, रेजिमेंट की रक्षा करने के कारण हो गई थी। सर जेम्स आउट्रम डब्ल्यू टेलर ने 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र भी कहा। अभी हमने देखा कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे क्या कहा, तो ब्रिटिश इतिहासकारों ने कहा कि ये चर्बी लगे कारतूस और सैनिक असंतोष का परिणाम था। वहीं आधुनिक इतिहासकारों की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि ये क्रांति तो बहुत पहले से ही पीछे चल रही थी, जो कि एक लावा की तरफ धधक रही थी और इसे चिंगारी मिलते ही यह शुरू हो गई। और वह लावा कौन सा था? तो ब्रिटिशों के द्वारा चलाया गया सामाजिक कुरीतियों का प्रभाव। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? अब हम बात कर रहे हैं आउट्रम की। और आउट्रम ने अपना विचार क्या दिया? आउट्रम ने कहा कि ये तो हिंदू और मुस्लिम षड्यंत्र है। ये कैसा है? ये विद्रोह हिंदू और मुस्लिम का षड्यंत्र का परिणाम है। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। सर लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। वहीं अगर बात की जाए कि लॉरेंस और सीले ने क्या कहा है, तो लॉरेंस और सीले ने कहा केवल सैनिक विद्रोह था। क्या था? केवल सैनिक विद्रोह था। टी.आर. होम्स के अनुसार बात की जाए तो यह बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था। बर्बरता कौन? जो कि ब्रिटिशर्स कर रहे थे। सभ्यता कौन? जो कि भारतीय चाह रहे थे। तो होम्स ने क्या कहा है? अब देखिए घर में क्या होगी? होम्स मतलब घर में बर्बरता नहीं कर सकते ना, तो उन्होंने क्या कहा कि ये बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था। लॉरेंस ने क्या कहा? लॉरेंस और सीले ने कहा कि सिर्फ सैनिक विद्रोह है। लॉरेंस और सीले सिर्फ सैनिक विद्रोह। ब्रिटिशर्स की बात की जाए तो सैनिक के साथ साथ ही चर्बी लगे कारतूस का भी विद्रोह था। वहीं किसकी बात की जाए? आउट्रम की, तो हिंदू और मुस्लिम का षड्यंत्र था। ये कथन हमसे बार बार पूछे जाते हैं, सिर्फ इसलिए इन चीज़ों को बार बार रिवाइज कर रही हूँ। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित सत्ता संग्राम की संज्ञा दी। यानी कि वी.डी. सावरकर एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने ये नहीं कहा कि किसी विद्रोह या किसी घटना या किसी तत्कालिक कारण का परिणाम था, बल्कि इन्होंने क्या माना कि एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की इसे संज्ञा दी है। किसने दी है? वी.डी. सावरकर ने दी है। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई भी कहा। प्रश्न कई बार पूछा गया है कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा? वी.डी. सावरकर ने। और 1857
के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार यानी कि सरकार की तरफ से जिसे नियुक्त किया गया था कि आप इस इतिहास के बारे में लिखिए, आप इस पर अपनी रिपोर्ट दीजिए, आप इसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, यानी कि सुरेंद्र नाथ सेन ने कहा, जिनकी पुस्तक है 1857, जिसमें उन्होंने कहा प्रकाशित हुई। सर सैयद अहमद खान ने, नेक्स्ट देखेंगे, सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? असबाब ए बगावत हिंद 1859 में प्रकाशित हुई, जिसमें 1857 की क्रांति की चर्चा की गई। भारत सरकार द्वारा आर.सी. मजूमदार ने 1857 विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया। किसे किया गया? तो आर.सी. मजूमदार को नियुक्त किया गया था कि आप इस विद्रोह के बारे में लिखिए। परंतु सरकारी समिति ने अनबन होने के कारण क्या हुआ कि उन्होंने यह कार्य करने से इनकार कर दिया तथा अपनी पुस्तक द सेपोमिनिटी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से वर्ष 1957 में प्रकाशित किया। मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित तथा प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम, न राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। कथन कई बार पूछा गया है कि ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन थे कि 1857 की क्रांति का संग्राम न तो प्रथम, न तो राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी, जो कि 1 नवंबर 1858 को होती है। और इलाहाबाद के दरबार में इसे पढ़ता कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसे उद्घोषित किया जाता है। कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया जाता है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वह पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। अब शासन कौन करेगा? तो सीधे ब्रिटेन की महारानी करेंगी। इस उद्घोषणा ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगा दी। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध होना आदि शामिल कर दिया गया। यानी कि अब किसी भी प्रकार से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह क्या नहीं करेगी कि वह किसी भी राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, वह सिर्फ क्या करेगी? व्यापार करेगी। साथ ही साथ भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया। सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की, जो कि आपका डलहौजी ने विलय व्यपगत नीति सिद्धांत चलाया था, जिसके तहत उसने झांसी को हड़पा था, सतौरा को। तो इन सभी को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया कि अब कोई भी राजा अपनी संतान को ना होने के कारण गोद भी ले सकता है और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकता है। अब उसके साम्राज्य को ब्रिटिश शासन में नहीं मिलाया जाएगा। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन, जिसे कि पील आयोग कहा गया, इसका गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। अब इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने एक नई सेना गठित की, क्योंकि वह जो आंदोलन है 1857 का वह खत्म हो चुका है। तो अब इनको अपना शासन चलाने के लिए एक नई सेना गठित करनी थी और उसके लिए इन्होंने पील कमीशन आयोग का गठन किया। साथ ही साथ इन्होंने जाति धर्म को विभाजित करके उसके अनुसार सैनिकों की भर्ती की। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई थी। यानी कि पहले यूरोपीय जो सैनिक थे वह कितने थे? तो 45,000 थे। और वहीं 1857 की क्रांति के बाद इनको डर हो गया था कि अब भारतीय किसी भी वक्त क्रांति कर सकते हैं, तो इन्होंने अपनी संख्या बढ़ा करके 65,000 कर दी थी। भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटकर 1,40,000 हो गई थी। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि कई लोगों को जो ब्रिटिश सेना में कार्यरत थे उनका कार्य छीन लिया गया, और जिसके चलते 2,38,000 से ये संख्या घट करके कहाँ पहुँच गई? 1,40,000। वहीं जो यूरोपीय सैनिक थे उनकी संख्या बढ़ गई और वो 45,000 से बढ़ करके 65,000 तक कर दी गई थी। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से अनुपात, जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी आपकी उस समय की सबसे समृद्ध प्रेसिडेंसी, उस समय जो वहाँ पर सैनिकों का अनुपात था, तो सैनिकों की जो संख्या थी वह यूरोपियों और भारतीय सैनिकों की संख्या का अनुपात 1:2 हो गया था, जबकि मद्रास, बम्बई में यह संख्या 1:3 रखी गई थी। यानी कि आपके एक व्यक्ति यदि यूरोपीय होगा तो उसमें 2 व्यक्ति कैसे होंगे? भारतीय होंगे। वहीं मद्रास और बम्बई में क्या कहा गया कि एक व्यक्ति यूरोपीय होगा और 3 व्यक्ति कैसे होंगे? भारतीय होंगे। इस तरीके से सैनिकों का विवरण रखा गया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। यानी कि इन्होंने अब अवध के जो व्यक्ति थे उनको सबसे कम लेना प्रारंभ कर दिया। पहले अवध की संख्या कई ज़्यादा थी, अब कहाँ से लिया गया? तो गोरखा, सिख तथा
पंजाब के उत्तर प्रांत से इनका चयन किया गया। तो ये सारी चीज़ें थी 1857 की क्रांति के बारे में। मैं जानती हूँ समय लगा है, चीज़ें डिफ़ाइन करने में समय लगता है, समझने में समय लगता है, लेकिन यकीन मानिए अगर आपने एक बार इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, अब हम जब प्रश्न करेंगे तो आपको इतने आसान लगेंगे कि आप फटाफट से अपना उत्तर करते हुए चले जाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न लेंगे। अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी ये? तो नवंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में, जनवरी 1857 में या फरवरी 1857 में? बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इन्होंने एनफील्ड राइफल को शामिल कर दिया था दिसंबर 1856 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देख लीजिए इसके पहले कौन सी बंदूक थी। तो इसके पहले क्या था, पुराने लोहे वाली ब्राउन बेस की जगह क्या आ गई थी, नवीन एनफील्ड आ गई थी। और इसमें इसका प्रशिक्षण कहाँ दिया गया? तो डमडम अम्बाला और सियालकोट में, जो कि अभी हमने पहले भी देखा था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो हमने बहुत सारे तात्कालिक कारण पढ़े और साथ ही साथ किसने क्या इसको कहा ये भी पढ़ा। तो तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी, जो कि अगर उत्तराधिकारी नहीं है तो आपके साम्राज्य को ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाएगा, या अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करना था, या सैनिक असंतोष था, या भारत में आर्थिक शोषण था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसके कई कारण थे और उन कई कारणों में डलहौजी की हड़प नीति भी शामिल थी, और भारत का आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण, राजनीतिक प्रभाव भी शामिल थे, धर्म हस्तक्षेप की नीति भी शामिल थी। लेकिन इसका जो तात्कालिक और प्रमुख कारण बना वह बन चुका था आपका सैनिक असंतोष। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, मंगल पांडे की घटना हुई थी तो कहाँ पर हुई थी ये? ऑप्शन है मेरठ में, बी है बैरकपुर में, सी है अम्बाला में और डी है लखनऊ में। तो बैरकपुर छावनी में यह रहते थे, सैनिक थे, और वहीं की 34वीं नेटिव पार्टी में यह शामिल थे। तो इनकी घटना कहाँ पर हुई थी? बैरकपुर में हुई थी। एक बार फिर से देख लीजिएगा, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, और साथ ही साथ मंगल पांडे ने एजुटेट के ऊपर आक्रमण करके उसकी हत्या भी कर दी थी। नेक्स्ट देखेंगे, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए है बैरकपुर, बी है मेरठ, सी है दिल्ली और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये कहाँ से जुड़े हुए थे? बैरकपुर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगल पांडे सिपाही थे किस इन्फेंट्री नेटिव पार्टी से थे? तो 19वीं, 25वीं, 49वीं या 94? तो अभी अभी हमने चर्चा की थी कि मंगल पांडे 34वीं नेटिव पार्टी से थे, और 34वीं यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपका कोई ऑप्शन सही नहीं है, और आंसर क्या सही होगा? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी के में एक सैनिक सिपाही थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? अजीमुल्ला, वीर सिचकादिर, बख्त खान और डी है हसन खान। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बख्त खान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरी का प्रबंध, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति तो थी, जिनमें आक्रोश भी था, लेकिन तत्कालिक कारण की बात की जाए वह था सैनिक असंतोष। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता? तो इस प्रकार का कथन कहने वाले, ऐसा वक्तव्य देने वाले जो समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता थे वह कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने WH रसेल, बी है रॉबर्ट पील, सी है ग्लैडस्टोन और डी है पामस्टान। तो पामस्टान तो उस समय के PM थे जब 1857 की क्रांति चल रही थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि WH रसेल। WH रसेल ने लिखा था कि जब गोरे गाड़ी से उतरते हैं तो उत्तरी भारत में उन्हें कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है, ऐसा इन्होंने अपने समाचार पत्र में कहा। नेक्स्ट 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ? लखनऊ से, झांसी से, मेरठ से, कानपुर से। तो हम सभी जानते हैं कि इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ? मेरठ से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है,
1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। कानपुर विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, तो ये ठीक है, कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे ही चीज़ों को संभाल रहे थे, लेकिन ये उस संग्राम से संबंधित पहली घटना नहीं है। यहाँ पर पूछी गई है पहली घटना। नेक्स्ट, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, तो जो हजरत महल है ये लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। झांसी की रानी का विद्रोह, तो झांसी की रानी ने भी विद्रोह किया, लेकिन जो कि पहली घटना नहीं थी। तो यहाँ पर हमसे पूछी जा रही थी पहली घटना, और उसके हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। जैसा कि हमने व्याख्या में भी चर्चा की थी कि सैनिकों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया 10 मई को, और विद्रोह करने के बाद में अपने कुछ सैनिकों को छुड़ाते हुए, जनरल वगैरह को गोली मारते हुए कहाँ पहुंच गए थे, तो सीधे दिल्ली के लाल किले पर पहुंच गए थे। अब इसके बारे में क्या बताया गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरठ से आए सिपाही के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, उस समय मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय थे, उनसे यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करें। यानी उस जो सिपाही थे, पूरा संगठन था, उनमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि उनका नेतृत्व कर सके। और उस समय जो कि बहादुर शाह द्वितीय थे वो अंतिम मुगल सम्राट भी रहे, क्योंकि इसके बाद उनको रंगून भेज दिया गया था। तो उन्हीं से जाकर के इन सैनिकों ने अपील की कि आप इस सेना का नेतृत्व कीजिए। इस प्रकार सैनिक का दिल्ली के लाल किले में पहुंचना पहली घटना थी। तो सैनिकों ने सबसे पहले कहाँ आगमन किया, तो दिल्ली के लाल किले में। ये बहादुर शाह जब द्वितीय से ही मदद मांगने क्यों गए, तो उसका कारण भी था कि इन्होंने जो है मुगलों को, अंग्रेजों ने काफ़ी परेशान कर रखा था। बहादुर शाह द्वितीय जिनके पास अब सैनिक मजबूत संख्या में नहीं थे, तो इसके अभाव में वे शांति से बैठे हुए थे। लेकिन जब ये सैनिक उनके पास पहुंचते हैं तो सैनिकों को ये आश्वासन देते हैं कि मैं तुम्हारा नेतृत्व करूँगा, और साथ ही साथ बहादुर शाह द्वितीय इनका नेतृत्व भी करते हैं। कानपुर में नाना साहब 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। बेगम हजरत महल 30 मई 1857 को अवध लखनऊ से, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करती हैं, जो कि 17 जून और 1858 को शहीद भी हो जाती हैं, जिनके बारे में ह्यूरोज ने क्या कहा था कि ये अंग्रेजों में इनके बारे में कहा था कि मर्दों में सोई हुई अकेली औरत क्या है, मर्द के समान है। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था, बाज था, 2 तलवारें थी, रुमाल था, कमल और रोटी थी। तो आंसर क्या राइट हो जाएगा, कमल और रोटी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 1857 के संग्राम में निम्नलिखित में से 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया। ऑप्शन है झांसी को, बी है मेरठ को, सी है दिल्ली को, और डी है कानपुर को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिल्ली को। तो दिल्ली पर बहादुर शाह द्वितीय के पास जब सभी सैनिक पहुँचते हैं तो वहाँ पर अंग्रेज विद्रोह के लिए पहुँच जाते हैं, लेकिन इनको हार का सामना करना पड़ता है। और पुनः इन्हें ये सफलता कब प्राप्त होती है, तो उसके बारे में जान लीजिए कि 3 महीने तक ये घेराबंदी करते हैं। उसके पश्चात 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को पुनर्प्राप्ति कर ली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 की स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कहाँ है, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो आगरा में, झांसी में, वृंदावन में या वाराणसी में। तो झांसी में तो इनका विवाह हुआ था गंगाधर राव से। वहीं अगर जन्म की बात की जाए तो आज के वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इनका मूल नाम क्या था, तो मणिकर्णिका था। जन्म कब हुआ था, तो 19 नवंबर 1835 को गोलधरा में हुआ था। गोलधरा जो कि आज का वाराणसी कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 1857 में बरेली का जो नेतृत्व है वह कौन कर रहा था। तो बरेली से नेतृत्व कर रहे थे खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, और डी है विरसिज कादिर। तो राइट आंसर हो जाएगा खान बहादुर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कुंवर सिंह कहाँ से कर रहे थे, जगदीशपुर से, जो कि वर्तमान में बात की जाए कहाँ पर, तो भोजपुर बिहार आपका पड़ता है, वहाँ से इन्होंने जो है नेतृत्व किया था। वहीं अगर बात की जाए, इसके थोड़ी सी व्याख्या भी देख लेते हैं। बरेली के रुहेलखंड के भूतपूर्व सैनिक के उत्तराधिकारी, शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 की रहनुमाई यानी कि नेतृत्व किया। पेंशन पर यह गुजर बसर कर रहे थे। खान बहादुर ने शुरू में कोई दिलचस्पी इसमें नहीं ली, किंतु विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी मजबूती दिखाते हुए सेना बनाई और अंग्रेजों को कड़ा मुकाबला, कड़ी टक्कर दी। सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किए तथा इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार किया और एक सुयोग्य राजनीतिज्ञ के गुणों का प्रदर्शन किया। तो ये कथन उनके लिए है जो कहते हैं कि हिंदू अलग है और मुस्लिम अलग है। आज़ादी के समय सबने समान अधिकार और समान
जो है आपके कर्तव्य निभाए और उसी के चलते इन्होंने क्या किया, ये कौन व्यक्ति थे, तो ये खान बहादुर थे हमारे मुस्लिम। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जब इनने पहले तो कोई दिलचस्पी नहीं ली, जब इनका अंग्रेज़ों का आक्रमण ज़्यादा बढ़ते हुए देखा, चिंगारी ज़्यादा फैलते हुए देखी, तो अपनी स्वयं की 40,000 की सेना लेकर के अंग्रेज़ों का विद्रोह करने के लिए आगे बढ़े। और साथ ही साथ जब तक इन्होंने कार्य किया तब तक इन्होंने हिंदू और मुस्लिम को एक समान तराजू में रखा। नेक्स्ट अगर हम देखें कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है, मांडला में, मांडू में, जबलपुर में या ग्वालियर में, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है ग्वालियर में। अगला प्रश्न है आपके सामने, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, किसका करना पड़ा, तो अंतिम युद्ध में उनका सामना हुआ था ह्यूरोज से, गफ से, नील से या हैवलॉक से, तो इनका सामना हुआ था ह्यूरोज से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, और ह्यूरोज ने इनके बारे में क्या कहा था कि भारतीय विद्रोहों में यह सोई हुई औरत अकेले मर्द के समान है, ऐसा इनके बारे में किसने कहा था, तो ह्यूरोज ने कहा था। और इनके साम्राज्य को व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर 1857 में 1854 में हड़प लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 का विद्रोह लखनऊ से नेतृत्व को आगे किसने बढ़ाया, तो बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या नाना साहब, तो नाना साहब आपके थे कानपुर से, तात्या टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई की भी मदद की थी। और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बेगम ऑफ अवध। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन्हें बेगम हजरत महल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, अवध में, तो आज का लखनऊ, उस समय का अवध, तो लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, अरुणा आसफ अली और डी है बेगम हजरत महल। तो अरुणा आसफ अली का संबंध रेडियो से संबंधित हो जाएगा। उस समय रेडियो चलाने वाली महिला थी अरुणा आसफ अली, और जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रही थी अवध से, वह थी आपकी बेगम हजरत महल। और रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से, तो झांसी से कर रही थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया, कहाँ से, तो लखनऊ से। तो आंसर क्या आपका राइट हो जाएगा, जीनत महल, नाना साहब, हजरत महल या तात्या टोपे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हजरत महल। आज के लिए हम 20 क्वेश्चन ही करते हैं क्योंकि बहुत सारा विस्तृत व्याख्या भी हो चुकी है और 20 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। अभी आगे आपके और भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। क्या कीजिएगा आप चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको ज़रूर देखने को मिल जाए। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी लाऊंगी। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, फिर आपको चीज़ें बोरिंग लगने लगेंगी, इसलिए आप इस व्याख्या को 1 से 2 बार जरूर देखिए जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आ रहा है। और हम इसके बचे हुए क्वेश्चंस अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। क्वेश्चंस अभी लगभग आपके जो है 50 से ऊपर अप्रॉक्स 60 या 70 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। तो अभी आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो फटाफट से लाइक कीजिए। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।